हेलो दोस्तों, मैं श्रद्धा उपाध्याय। कैसे हैं आप सब? आई होप आप हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं और पढ़ रहे हैं जबरदस्त। तो आज मैं क्वेश्चन कराऊंगी सेल डिवीजन का। सेल का सारा क्वेश्चन 2 सेट में मैंने कंप्लीट करा दिया था। अब जो क्वेश्चन चलेगा वो सेल डिवीजन का। सेल डिवीजन का क्वेश्चन भी हम लगभग 2 सेट में ही पूरा करेंगे और फिर आपका थियरी सेल डिवीजन में जाएगा ही आपका पूरा। प्रोफेज, मेटाफेज सब आपका, मियोसिस डिवीजन सारा आपका जाएगा उसमें। और थियरी में आप देख लीजिएगा, एक बार आप देखेंगे तो आपको सब कंफर्म हो जाएगा और क्वेश्चन आप बिल्कुल भी इजीली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो हम क्वेश्चंस देखते हैं सेल डिवीजन में कि क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं। और इसमें हम देखेंगे कि मेनली क्वेश्चन आज वाले में क्या है कि सेंट्रोमियर के आधार पे क्रोमोजोम कितने प्रकार के होते हैं और हम किस किस फेज में कौन कौन सा शेप हम देखते हैं क्रोमोजोम का। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है आपके एग्जाम्स में। तो जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन हैं जो पुराने एग्जाम्स में आपके आए हैं पिछले साल, तो जितने भी एग्जाम्स में आए हैं वो सभी क्वेश्चंस आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। ठीक है, और आप इसको कर ले जाएंगे एकदम आराम से। ओके, तो इसमें आप पहला क्वेश्चन देखेंगे कि द क्रोमोजोम अपीयर वी शेप ड्यूरिंग एनाफेजिक मोमेंट आर नोन एज। ठीक है, एनाफेजिक मोमेंट के दौरान क्रोमोजोम वी आकार के दिखाई देते हैं जिन्हें जाना जाता है। तो इसके ऑप्शंस क्या हैं? एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, मेटासेंट्रिक, नन ऑफ द अबव। ठीक है, इसके ऑप्शंस हैं। तो इसका सही उत्तर जो होगा मेटासेंट्रिक। ठीक है, मेटासेंट्रिक में जो है आपका क्रोमोसोम वी शेप में दिखाई देता है। अब देखिए हम आपको बताते हैं यहां पे। सेंट्रोमियर के आधार पे क्रोमोसोम को चार भागों में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, पहला हो गया आपका मेटासेंट्रिक हो गया, फिर आपका हो गया सब मेटासेंट्रिक हो गया। ठीक है, फिर आपका इसमें तीसरा हो गया जो है एक्रोसेंट्रिक हो गया। चौथा जो आपका है ये टीलोसेंट्रिक है। ठीक है, टीलोसेंट्रिक है। तो सेंट्रोमेयर के आधार पे क्रोमोजोम 4 प्रकार के होते हैं आपका। ठीक है, यहां पे आप लिखिए क्रोमोजोम। ठीक है, तो क्रोमोजोम आपका जो है 4 प्रकार का होता है यहाँ पे, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक। अब मेटासेंट्रिक में शेप क्या होता है आप देखेंगे यहाँ पे। मैं दूसरा कलर ले लेती हूँ अभी, येलो कलर चले ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेंट्रोमियर। ठीक है, ये हो गया आपका आर्म। तो ये हो गया आपका यहाँ पे सेंट्रोमियर, ये हो गया आपका आर्म। तो ये किस शेप में है? वी शेप में आपको दिख रहा है। मेटासेंट्रिक में वी शेप में दिख रहा है। यहाँ पे सेंट्रोमियर बीच में है और 2 इक्वल आर्म्स हैं। ठीक है, तो ये क्रोमोसोम किस शेप का है? वी शेप का है। अब सब मेटासेंट्रिक में क्या होता है आपका? ये हो गया आपका सेंट्रोमियर, ये हो गया आपका एक आर्म। ठीक है, और ये हो गया आपका दूसरा। तो इसमें क्या होता है सब मेटासेंट्रिक में कि जो सेंट्रोमियर होता है आपका मिडिल से होकर के थोड़ा सा दूर जाके जुड़ा होता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं एल शेप। एल शेप, ठीक है, इसको बोलते हैं एल शेप। ये हो गया सेंट्रोमियर, ये हो गया आर्म। एक्रोसेंट्रिक में आपका क्या होता है? यहाँ पे ये सेंट्रोमियर हो गया और यहाँ पे ये आपका एक आर्म हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये दूसरा आर्म हो गया। तो ये टीलोसेंट्रिक, ये जो टिप है इससे थोड़ा सा नीचे जुड़ा होता है। ठीक है, तो इससे यहाँ पे सेंट्रोमियर थोड़ा सा नीचे जुड़ा होता है, तो इसको हम बोलते हैं आई शेप। ठीक है,
इसको हम बोलते हैं आई शेप, एक्रोसेंट्रिक को। अब टीलोसेंट्रिक में क्या होता है, जो सेंट्रोमियर होता है ये आपका बिल्कुल टिप पर चला जाता है, ठीक है, और ये आपका आर्म हो जाता है। तो ये आपका सेंट्रोमियर है, वो हो गया, ये आपका आर्म हो गया। तो इसको हम बोलते हैं, ये सॉरी ये गलत हो गया आपका, ये देखिए, ये आई शेप नहीं बोलते इसको, इसको जे शेप बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं जे शेप, ठीक है। और ये जो टीलोसेंट्रिक है इसको हम बोलते हैं आई शेप, ठीक है। टीलोसेंट्रिक को हम बोलते हैं आई शेप। तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया सेंट्रोमियर के आधार पे क्रोमोसोम का। मेटासेंट्रिक में वी शेप दिखता है, सब मेटासेंट्रिक में एल शेप दिखता है। सेंट्रोमियर बिल्कुल यहाँ पे मिडिल के पास यहाँ पे सेंट्रोमियर जुड़ा होता है तो इसको एल शेप बोलते हैं। और एक्रोसेंट्रिक में क्या होता है कि ये जे शेप का होता है, यहाँ पे सेंट्रोमियर आपके टीलोसेंटर मतलब टिप के जस्ट नीचे जुड़ा होता है, तो इसलिए इसको एक्रोसेंट्रिक बोलते हैं। ये जे शेप का होता है। और टीलोसेंट्रिक क्या होता है कि जो सेंट्रोमियर होता है ये बिल्कुल टिप पर जुड़ा होता है और बाकी नीचे आर्म्स जुड़ा होता है, तो इसको बोलते हैं आई शेप, ठीक है, आई शेप बोलते हैं इसको। तो ये हो गया आपका सेंट्रोमियर के आधार पे क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर। तो चारों मैंने आपको समझा दिया। अब हम इस पे क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो आपका जो पिछला क्वेश्चन था उसमें यही था आपका मेटासेंट्रिक। वी शेप किस में देखा जाता है, तो मेटासेंट्रिक में देखा जाता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें सेकेंड क्वेश्चन में क्या है कि टर्मिनल centromere is found in which of the following type of chromosome, ठीक है। अंतस्थ सेंट्रोमियर निम्नलिखित में से किस प्रकार के क्रोमोसोम में पाया जाता है, ठीक है। टर्मिनल जो होता है, टर्मिनल सेंट्रोमियर किस प्रकार के उसमें पाया जाता है, तो ये आप देखेंगे जो है ये आपको पाया जाता है टीलोसेंट्रिक में, ठीक है, टीलोसेंट्रिक में पाया जाता है। टर्मिनल सेंट्रोमियर टीलोसेंट्रिक पाया जाता है। ये जो है यहाँ पे सेंट्रोमियर हो गया, ये आपका आर्म हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका आर्म। इसको बोलते हैं आई शेप, इसको बोलते हैं आई शेप। तो जो टर्मिनल क्रोमोसोम होता है, जो टर्मिनल क्रोमोसोम होता है वो पाया जाता है आपका टीलोमेयर में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन ये है कि न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन इज द कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ क्रोमोसोम। न्यूक्लियोलर संगठन क्षेत्र गुणसूत्र का संकीर्णन है, ठीक है। तो इसका चारों ऑप्शन इसका देखेंगे हम क्या क्या है। एक प्राइमरी, सेकेंडरी, सेंट्रोमियर, नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सेकेंडरी, ठीक है, सेकेंडरी। इसका मतलब क्या होता है मैं आपको समझाती हूँ। एनओआर का न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन, जब ये देखिए यहाँ पे क्या होता है सेंट्रोमियर, यहाँ पे गुणसूत्र के ये चार आर्म यहाँ पे जुड़े होते हैं, चार आर्म जुड़े हैं, तो ये हो गया आपका सेंट्रोमियर, ये हो गया आपका आर्म। तो यहाँ पे जब आपका सेंट्रोमियर जुड़ा होता है और ये आर्म होता है, तो यहाँ पे आपका सेकेंडरी समवॉट यहाँ पे एक कंस्ट्रिक्शन दिखाया जाता है। यहाँ पे जब गुणसूत्र ये आपका पूरा ये आर्म हो गया, ठीक है, यहाँ पे एक क्रिसेंटिक यहाँ पे एक जो है आपका कंस्ट्रिक्शन दिखाया जाएगा। कंस्ट्रिक्शन को बोलते हैं हम सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन, ठीक है, सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे ये जो कंस्ट्रिक्शन होता है यही जो है आपका जो टीलोमेयर के पास होता है कंस्ट्रिक्शन, इसको कियासमेटा बोलते हैं। कियासमेटा का फॉर्मेशन होता है जनरली, तो इसको हम बोलते हैं। तो ये जो पार्ट होता है ये न्यूक्लियर का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, ये न्यूक्लियर का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, न्यूक्लियर का फॉर्मेशन करता है, इसलिए यहाँ पे इसको बोलते हैं न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन, इसको बोलते हैं। इसको किसको बोलते हैं, सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन को बोलते हैं, ठीक है। ये आपका क्लियर हो गया। तो सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन के जगह पे जो है न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन होता है, जहां पे आपका न्यूक्लियर इसी के थ्रू जो होता है आपका न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं सेकेंडरी, ठीक है। तो यहाँ पे सब मेटासेंट्रिक होता है, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक होता है। तो यहाँ पे यहाँ पे जो है क्यू और पी भुजाएं होती हैं और क्रोमेटिड छोर पर जुड़ा होता है। तो यहाँ पे एक सैटेलाइट, या ये क्या बोलते हैं इसको सैटेलाइट पार्ट बोलते हैं। ये जो पार्ट होता है इसको सैटेलाइट पार्ट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ के नीचे जो सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन होता है वो उसी पार्ट से जो है न्यूक्लियस का ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसलिए इसको बोलते हैं
इसलिए इसको बोलते हैं न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन। ठीक है, अब नेक्स्ट आप देखिए, when the centromere is located at the apex tip of the chromosome, the type of chromosome will be the, जब सेंट्रोमियर गुणसूत्र के शीर्ष पर उपस्थित होता है तो ऐसे गुणसूत्र का प्रकार होता है। ऐसे गुणसूत्र का क्या प्रकार होता है? आप चारों ऑप्शन देखेंगे, मेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक में बीच में होता है, ठीक है, टीलोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक में ये होता है बिल्कुल, एक्रोसेंट्रिक में क्या होता है, एक्रोसेंट्रिक में हल्का सा जो है एक्रोसेंट्रिक में क्या होता है आपका, एक्रोसेंट्रिक में जो है वो यहाँ पे होता है आपका, ठीक है, ऐसे एल शेप का होता है, एक्रोसेंट्रिक में ऐसे होता है, ठीक। और सब मेटासेंट्रिक में क्या होता है, सब मेटासेंट्रिक में ऐसे होता है, ठीक है। तो यहाँ आप देखेंगे क्या पूछ रहा है इसमें, व्हेन द सेंट्रोमियर इज लोकेटेड एट द अपेक्स ऑफ टिप, तो यहाँ पे टिप पे कौन सा है, ये है टीलोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा टीलोसेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक में ही सेंट्रोमियर टिप पे होता है, ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया, टीलोसेंट्रिक। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, वी शेप क्रोमोसोम आर, ऑप्शन देखेंगे मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, नन ऑफ दिस, ठीक है। तो इसका क्या होगा, आपको अब याद हो गया होगा, यही है वी शेप, ठीक है, यही है वी शेप, तो ये मेटासेंट्रिक हो गया, ठीक है। हाँ, मैं आपको एक बात बता दूं, इसमें जो बार बार क्वेश्चन ये जो डिफरेंट फॉर्म में आ रहे हैं, तो ये इसलिए आ रहे हैं, एक ही प्रकार का क्वेश्चन नहीं है, ये आंसर आपको सेम है, बट जब एक ही क्वेश्चन को रोटेट करके बार बार पूछा जाता है, जो आपके PYQ प्रीवियस से क्वेश्चन पूछा गया है, तो वही सारा क्वेश्चन मैंने लिया है कि जब रोटेट करके पूछे तो आप ये ना सोचे कि इसका आंसर कौन सा है, इसका आंसर कौन सा है, इसलिए मैं सारे प्रकार के क्वेश्चन को यहाँ पे करा दे रही हूँ, चाहे जैसे भी रोटेट करके पूछा गया हो, ठीक है। तो यहाँ पे मेटासेंट्रिक है, ठीक है, मेटासेंट्रिक इसका सही आंसर हो गया। अब आइए नेक्स्ट, when the position of centromere in the chromosome is the middle part, the chromosome is termed as, तो वही होगा, सेम वही क्वेश्चन फिर से घुमा करके पूछा गया है, तो इसका ऑप्शन देख लीजिए, एक्रोसेंट्रिक, एसेंट्रिक, मेटासेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, ठीक है, तो फिर वही आपका आंसर हो जाएगा मेटासेंट्रिक, ठीक है, मेटासेंट्रिक, क्योंकि इसमें फिर से यही देखेंगे वी शेप स्ट्रक्चर, तो मिडिल में इसी में होता है, तो इसको बोलेंगे हम मेटासेंट्रिक, ठीक। अब नेक्स्ट देखेंगे, टाइप ऑफ क्रोमोसोम आर रेयर, कौन सा टाइप का क्रोमोसोम जो है रेयर होता है, कौन सा शेप इसमें रेयर होता है, आप देखेंगे कौन सा शेप रेयर होता है, तो शायद आपको याद होगा, ये पता होगा, बताइए कमेंट बॉक्स में, लेकिन मैं उससे पहले मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करा देती हूँ। तो इसमें चारों ऑप्शन देखेंगे, सब मेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक, बोथ ए एंड बी, या टीलोसेंट्रिक। तो जो रेयर क्रोमोसोम होता है वो होता है टीलोसेंट्रिक, ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा टीलोसेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक क्या था, इसका टिप पर था और आर्म नीचे था, ठीक है, ये हो गया आपका आर, ये हो गया आपका सेंट्रोमियर, ठीक। तो टीलोसेंट्रिक क्या होता है, रेयर टाइप ऑफ क्रोमोसोम होता है, टीलोसेंट्रिक इज अ रेयर टाइप ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, टू ऑब्जर्व कियास्मेटा द मोस्ट एप्रोप्रिएट स्टेज ऑफ मेयोसिस, ठीक है, टू ऑब्जर्व कियास्मेटा, कियास्मेटा को हम कहां देखते हैं, तो टू ऑब्जर्व कियास्मेटा, टू ऑब्जर्व कियास्मेटा, कियास्मेटा क्या होता है, देखिए जब होमोलॉगस क्रोमोसोम जो है, जब होमोलॉगस क्रोमोसोम का आपस में वो अपने आर्म्स को बदलने लगते हैं, जब दो होमोलॉगस क्रोमोसोम है वो अपने आर्म्स को ऐसे ट्रांसफर करते हैं एक दूसरे को, तो वहां पे कियास्मेटा का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, कियास्मेटा का फॉर्मेशन होता है वहां पे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अब उसका आंसर जो है, कियास्मेटा इज टाइप ऑफ प्लेस जहां पे दो होमोलॉगस क्रोमोसोम आर्म्स जो है एक दूसरे को बदलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कियास्मेटा, उसी पॉइंट को हम कियास्मेटा बोलते हैं, ठीक है। तो हम इसको देखते हैं, क्वेश्चन क्या था आपका, टू ऑब्जर्व कियास्मेटा मोस्ट एप्रोप्रिएट स्टेज इन मेयोसिस, इसके चारों पोर्शन क्या है, मेटाफेज सेकेंड, डाइकाइनेसिस, डिप्लोटीन, पैकेटिन, तो इसका सही आंसर क्या होगा, डिप्लोटीन में, ठीक है, डिप्लोटीन में हम देखते हैं कियास्मेटा का फॉर्मेशन, ठीक है।
किएज्मेटा का फॉर्मेशन, किएज्मेटा का फॉर्मेशन कैसे, मान लीजिए ये है, ठीक है, ये हो गया गुणसूत्र आपका, ये हो गया आपका क्रोमोसोम, यहाँ पे ये हो गया आपका तो ये जो पार्ट है यहाँ पे जो एक दूसरे को कर रहे हैं, ये हो गया किएज्मेटा, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन हो गया ये हो गया किएज्मेटा का पार्ट। यहाँ पे दो होमोलॉगस क्रोमोसोम जो है एक दूसरे को यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर कर रहे हैं, ठीक है, क्रॉसिंग ओवर कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर को हम बोलेंगे क्रॉसिंग ओवर में ही किएज्मेटा का जो फॉर्मेशन होता है क्रॉसिंग ओवर के कारण होता है। ये क्रॉसिंग ओवर यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये क्रॉसिंग ओवर के कारण होता है किएज्मेटा का फॉर्मेशन, ठीक है। तो इसको आप जब थियरी क्लास देखेंगे तो आपको सारा समझ में आएगा किएज्मेटा का फॉर्मेशन कैसे होता है। ये बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा, जब मैं आपको डायग्राम बना के समझाऊंगी तो बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। अभी आपको लग रहा है ऐसा, आप थियरी देख करके फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, इन प्रोफेज ऑफ मियोसिस किएज्मेटा आर ड्यू टू, ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन के प्रोफेज में किएज्मेटा का कारण है। किएज्मेटा का क्या कारण है, किस कारण से किएज्मेटा बनता है, मैंने आपको जस्ट पहले बताया क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। तो इसका चारों पोर्शन देखेंगे, म्यूटेशन, क्रॉसिंग ओवर, ट्रांसलोकेशन, इन्वर्जन, ठीक है। तो म्यूटेशन उत्परिवर्तन से किएज्मेटा का कोई लेना देना नहीं है, उससे किएज्मेटा का फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। बाकी क्रॉसिंग ओवर, यही आपका सही उत्तर है, क्रॉसिंग ओवर के कारण ही बनता है, क्योंकि मैंने आपको अभी समझाया, ये हो गया आम, ये हो गया ऐसे, ठीक है। ये जो एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो इसको बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। इस क्रॉसिंग ओवर की वजह से ही यहाँ पे किएज्मेटा का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, किएज्मेटा का फॉर्मेशन होता है। और ट्रांसलोकेशन की वजह से होगा नहीं, इन्वर्जन की वजह से होगा नहीं, ठीक है। तो यही होगा किएज्मेटा का फॉर्मेशन बिकॉज ऑफ द क्रॉसिंग ओवर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैपन इन द प्रोफेज वन। प्रोफेज वन में क्या, प्रोफेज वन ऑफ द मियोसिस, अर्धसूत्र के अर्धसूत्री विभाजन के प्रोफेज वन में निम्नलिखित में से क्या नहीं होता है, बताइए। चारों ऑप्शन देखिए आप, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, पेयरिंग ऑफ होमोलॉग्स, ठीक है, कियास्मा फॉर्मेशन और सेग्रीगेशन, गुणसूत्रों का संघनन, समजातों का युग्मन, किएज्मा निर्माण और विसंयोजन। तो आपको याद होगा कि प्रोफेज वन में, मियोसिस के प्रोफेज वन में कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम भी होता है, ठीक है, कंडेंस होता है क्रोमोसोम, आपको याद है। पेयरिंग ऑफ होमोलॉग्स क्रोमोसोम भी होता है, होमोलॉग्स क्रोमोसोम सिस्टर क्रोमैटिड्स बनता है, जब सिस्टर क्रोमोसोम्स ऐसे सिस्टर क्रोमैटिड्स बनता है जब, तभी इसको बोलते हैं पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस, ठीक है, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स का जब पेयरिंग होती है। फिर आपका कियास्मा फॉर्मेशन भी आपने देख लिया, क्रॉसिंग ओवर कर कियास्मा फॉर्मेशन भी होता है। इसमें क्या नहीं होता है, सेग्रीगेशन, विसंयोजन नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे प्रोफेज वन में विसंयोजन नहीं होता है, सेग्रीगेशन नहीं होता है, ठीक है। सिस्टर दो मदर सेल, दो सेल में डिवाइड, यहाँ पे दोनों सेल अलग अलग नहीं होते हैं, ठीक है, सेग्रीगेशन नहीं होता है प्रोफेज वन में मियोसिस के, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्रोमैटिड्स ज्वाइन टुगेदर बाय डुप्लीकेटेड बट अनसेपरेटेड सेंट्रोमियर आर कॉल्ड। अर्ध गुणसूत्र को जो विभाजित किंतु अपृथक सूत्र केंद्र द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, बताइए। ऑप्शन देखेंगे आप, सिस्टर क्रोमैटिड्स, ठीक है, सहोदर अर्ध गुणसूत्र, ठीक, होमोलॉग्स, बाइवेलेंट, गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो होता है, ठीक है, वो कॉम्प्लेक्सली एलील। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सिस्टर क्रोमैटिड्स, ठीक है, सिस्टर क्रोमैटिड्स इसका सही आंसर होगा। वो क्रोमैटिड्स जो ज्वाइन होते हैं टुगेदर, डुप्लीकेट बट अनसेपरेटेड क्रोमोसोम, ये अनडिवाइड, ये ज्वाइंट होते हैं, इसके क्रोमैटिड्स जो होते हैं वो ज्वाइंट होते हैं टुगेदर, ठीक है, बाय डुप्लीकेटेड बट अनसेपरेटेड सेंट्रोमियर आर कॉल्ड। जो बट उनका देखो डिवाइड वो होते हैं, बट वो उनका जो सेंट्रोमियर होता है वो डुप्लीकेट नहीं हुआ रहता है, ठीक है, वो जो सेंट्रोमियर होता है वो सेपरेट नहीं हुआ रहता है। तो इसको हम बोलते हैं, ये कौन से उसमें होता है, सिस्टर क्रोमैटिड्स इसको बोलते हैं, ठीक है, क्रोमैटिड्स ज्वाइन टुगेदर पर ये सिस्टर क्रोमैटिड्स बोलते हैं, बाय डुप्लीकेटेड बट अनसेपरेटेड सेंट्रोमियर, ठीक है।
तो इसको अपृथक सूत्र केंद्र द्वारा ये आपस में जुड़े होते हैं, इसको बोलते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, इन विच स्टेज डज सेंट्रोमियर डिवाइड इनटू टू। ठीक है, सेंट्रोमियर दो में डिवाइड होता है, किस चरण में सेंट्रोमियर दो में विभाजित हो जाता है। ठीक है, तो किस में होता है आप बताइए, सेंट्रोमियर दो में किस में विभाजित हो जाता है? सेंट्रोमियर जो है मियोसिस के एनाफेज सेकेंड में जो है दो में विभाजित होता है। तो आप चारों ऑप्शंस पहले देखेंगे, मेटाफेज वन, प्रोफेज वन, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज वन। तो यहाँ पे एनाफेज टू तो कहीं है ही नहीं, तो यहाँ पे ऑप्शन एक्चुअली गलत हो गया है, तो यहाँ पे हम इसको बना देंगे मेटाफेज सेकेंड। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, सॉरी एनाफेज वन। तो एनाफेज वन में जो है, ये एनाफेज वन में आपका ये आपका जो है सेंट्रोमियर दो में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, सेंट्रोमियर दो में डिवाइड हो जाता है एनाफेज सेकेंड में। ठीक, अब नेक्स्ट देखेंगे, सिनेप्सिस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग। सिनेप्सिस किस में होता है बताइए? लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, किस में होता है बताइए? सिनेप्सिस किस में होता है? सिनेप्सिस क्या होता है? जब आपकी जो मदर सेल होती है उसका जो है दो भागों में जब वो बढ़ जाता है, दो सिस्टर सेल्स में, डॉटर सेल्स में बढ़ जाता है, तो उसको हम बोलते हैं सिनेप्सिस। ठीक है, तो ये जब कियास्मेटा का फॉर्मेशन होता है तभी ये चीजें देखने को मिलती हैं। तो ये आपका पाया जाता है जाइगोटीन में। जाइगोटीन स्टेज में क्या होता है, सिनेप्सिस का सिनेप्सिस प्रोसेस जो होता है वो जाइगोटीन फेज में ही पाया जाता है। ठीक है, तो ये आप थ्योरी क्लास में देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा इसमें क्या होता है, कैसे होता है, वो मैंने आपको डिटेल में वहां पे समझाया। तो यहाँ पे किस फेज में होता है, जाइगोटीन फेज। लेप्टोटीन में होता नहीं है, पैकेटीन में होता नहीं, और ये तो ऐसे, तो जाइगोटीन फेज में जो होता है वो सिनेप्सिस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, सिनेप्सिस तो उसी में इस फेज में होता है। नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे कि द रेफरेंस ऑफ हैप्लॉइड डीएनए कम्स एग्जैक्टली इन। हैप्लॉइड डीएनए जो होता है अगुणित डीएनए के संदर्भ सही अर्थों में आती है। ठीक है, जो हैप्लॉइड डीएनए होता है, हैप्लॉइड डीएनए का जो संदर्भ है वो सही उसमें आता है, किसमें? अब हम देखेंगे हैप्लॉइड डीएनए जो है वो किस संदर्भ में उसको देखा जाता है। तो हैप्लॉइड डीएनए आपका एनाफेज सेकेंड में इसको देखा जाता है, जो है अगुणित डीएनए जो है वो एनाफेज में आता है। तो आप चारों ऑप्शन देखेंगे, मेटाफेज वन, एनाफेज, एनाफेज सेकेंड और सेल प्लेट। तो वो एनाफेज सेकेंड में आपका हैप्लॉइड डीएनए जो है वो आपका देखा जाता है। ठीक है, हैप्लॉइड डीएनए जो कि अगुणित होती है, डीएनए का अभी डिवीजन नहीं हुआ होता है। ठीक है, तो ये आपका एनाफेज सेकेंड में देखा जाता है। बाकी जब मैं आपको सारे फेज पढ़ाऊंगी, ठीक है, प्रोफेज, मेटाफेज, ये सारे फेज मैं आपको थियरी क्लास जब लूंगी तो मैं इसको पूरा डायग्राम पे दिखाऊंगी आपके, कहाँ पे सेंट्रोमियर का डिवीजन हुआ है, कहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, कहाँ पे आपका कियास्मेटा बन रहा है, ये सब मैं आपको वहीं बताऊंगी। ठीक है, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि कैसे चीजें हो रही हैं। ठीक है, तो आप जब थियरी क्लास पढ़ लेंगे तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ही इजी लगेगा। ठीक है, तो आप पहले थियरी क्लास देखिएगा, जब ये अपलोड हो जाएगा थियरी क्लास, जल्दी कल आपका अपलोड हो जाएगा, उसके बाद आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये एनाफेज सेकेंड में जो है ये पाई जाती हैं। ठीक है, तो इसमें जो सेंट्रोमियर होता है वो अलग हो जाता है और एनाफेज सेकेंड में, और इसमें जुड़े जो गुणसूत्र होते हैं वो कोशिका के विपरीत ध्रुव पर चले जाते हैं। ठीक है, जो गुणसूत्र जो जुड़े होते हैं वो कोशिका के विपरीत ध्रुव पर चले जाते हैं। जैसे ये मान लीजिए ये बीच में क्रोमोसोम है, ठीक है, और यहाँ पे सेंट्रोमियर है, तो सेंट्रोमियर जब उसका स्पिंडल फाइबर जो होता है वो सेंट्रोमियर पे जो है वो लग जाता है और उसको दोनों ध्रुवों पे लेके चला जाता है। तो ये डायग्राम में आपको क्लियर दिखेगा। ठीक है, जब मैं डायग्राम बना के आपको दिखाऊंगी तो उसमें क्लियर दिखेगा, दोनों ध्रुवों पे वो जो क्रोमोसोम सेंट्रोमियर से जुड़ के दोनों ध्रुवों पे ऐसे चला जाता है, तो क्लियर आपको दिखता है बिल्कुल भी। ठीक है, तो ये आपका एनाफेज सेकेंड में होता है हैप्लॉइड डीएनए। इन मियोटिक देखिए, इन मियोटिक प्रोफेज वन देयर आर 5 सब स्टेज। ठीक है, यहाँ 5 अर्धसूत्री विभाजन की प्रोफेज के 5 ये अवस्थाएं हैं। ठीक है,
करेक्ट सीक्वेंस क्या है उसका, करेक्ट सीक्वेंस क्या है इन अवस्थाओं का। तो सबसे पहले क्या आता है ये बताइए आप, सबसे पहले क्या आता है इसमें। तो आपने पढ़ा होगा, बहुत पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं चीजें क्या हैं। तो इसमें तो सबसे पहले आपका आएगा इसमें सबसे पहले आपका आएगा इसमें 5 कहाँ गया भाई, 1 2 3 4 5। ये कुछ सीक्वेंस यहाँ पे गड़बड़ हुआ है, ठीक है, आपका कुछ सीक्वेंस यहाँ पे गड़बड़ हो गया है। 5 2 1 5 2 1, इसका सही आंसर ये होगा 5 2 1। तो इसका यहाँ पे आ जाइए 1 2 3 4 5। यहाँ पे आपका ये लेप्टोटीन होगा, सॉरी ये गड़बड़ इन्होंने कर दिया है। यहाँ पे आपका जो 5 है ये लेप्टोटीन होगा, ठीक है, ये गड़बड़ है यहाँ पे। यहाँ आपका आ जाएगा लेप्टोटीन, ठीक है, यहाँ पे आ जाए आपका लेप्टोटीन, फिर आपका आ जाएगा जाइगोटीन, फिर आपका आ जाएगा पैकेटीन, फिर आपका आ जाएगा यहाँ पे डिप्लोटीन, फिर आपका आएगा डाइकाइनेसिस, ठीक है। ये आपका सही सीक्वेंस है। सही सीक्वेंस क्या है आपका, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, ठीक है, ये आपका सही सीक्वेंस है मियोसिस, मियोटिक प्रोफेज फर्स्ट का, यही आपका सही सीक्वेंस है, ठीक है, ये आपका सही सीक्वेंस है। मैं आगे आप एक क्वेश्चन और आएगा, आपको अभी क्लियर हो जाएगा, ऐसे ही क्वेश्चन पूछा हुआ है उसमें। मियोसिस वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाई, मियोसिस जो है पहली बार किसने किया था, किसने खोजा था इसको। तो आप ऑप्शंस देखेंगे, बाई कॉस्टॉव, ठीक है, बाई पोर्टर, बाई फार्मर एंड मोरे, बाई पॉलिकर। तो आप हमेशा से दोनों हम सुनते आए हैं सेल डिवीजन में, फार्मर और मोरे का। तो इसका सही आंसर यही हो जाएगा, बाई फार्मर एंड मोरे ने, जो फार्मर और मोरे ने जो है मियोसिस की को डिस्कवर किया था एक्चुअली सेल डिवीजन में, ठीक है। अब आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिप्लोटीन इज रिलेटेड टू, डिप्लोटीन किससे रिलेटेड है, डिप्लोटीन जो फेज है वो किससे रिलेटेड है। तो डिप्लोटीन जो है वो आपका ऑप्शन देखिए, माइटोसिस, मियोसिस, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, प्रोफेज 1, ठीक है, और बोथ बी एंड सी। तो जो सही आंसर ये होगा इसका बोथ बी एंड सी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। मियोसिस में भी देखा जाता है, प्रोफेज 1 में भी डिप्लोटीन प्रोसेस जो होता है, डिप्लोटीन स्टेज देखा जाता है दोनों में, मियोसिस और प्रोफेज 1 में, दोनों में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बोथ बी एंड सी, ठीक है। इन मियोटिक डिवीजन पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोजोम, ठीक है, होमोलॉगस क्रोमोजोम का पेयरिंग, मियोटिक फेज में जो होमोलॉगस क्रोमोजोम होते हैं उनकी पेयरिंग जो है वो किस में होती है, ठीक है। आपका ये फिर वही क्वेश्चन आ गया जो आपका सिस्टर जो क्रोमेटिड्स आपने पढ़ा अभी पीछे जो क्वेश्चन आया था, तो वो होती है आपका जाइगोटीन फेज में, जाइगोटीन स्टेज आपका सही आंसर है। लेप्टोटीन में होती नहीं है, पैकेटीन में होती नहीं है, डिप्लोटीन में होती नहीं है। तो जाइगोटीन स्टेज जो है आपका सही आंसर है, इसी में जो है आपका होमोलॉगस क्रोमोसोम की पेयरिंग होती है, ठीक है, पेयरिंग होती है होमोलॉगस क्रोमोसोम की, इसी में पेयरिंग आपकी। ये हो गया आपका देखिए सेंट्रोमियर, ये हो गया आपका ऐसे। तो ये जब आ करके यहाँ पे ये वैसे आपको यहाँ पे समझाने का कोई ये मतलब है नहीं, बाय द वे मैं आपको ये समझाऊंगी जब थियरी क्लास चलेगी तो उसमें आपको सब समझ में आ जाएगा, क्योंकि वो पूरा डिटेल डायग्राम जब बनेगा तभी आपको समझ में आएगा। लेकिन अभी आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो क्वेश्चन कैसे पूछा गया आपको देख लीजिए कि मियोटिक डिवीजन में जो है पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम किसमें देखा जाता है, तो वो जाइगोटीन स्टेज में देखा जाता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। बाकी आप जब डायग्राम देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिक, जैसे ही आप क्वेश्चन देखेंगे आपको ऑटोमेटिक वो डायग्राम सामने आ जाएगा। जब डायग्राम सामने आ जाएगा तो फाइंड करके आप इसको आंसर को निकाल लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए, चूज द कोड लिस्टेड बिलो डिपिक्टिंग द करेंट सीक्वेंस ऑफ मियोटिक प्रोफेज। निम्न में से सही कोड को चुनिए जो अर्धसूत्री विभाजन के प्रोफेज अवस्था को सही क्रम में प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, सही क्रम में प्रदर्शित करते हैं। कौन करते हैं बताइए कैसे। तो इसका आंसर क्या होगा, इसको सही से देखिए, डिप्लोटीन, लेप्टोटीन, डाइकाइनेसिस, पैकेटीन, ठीक है। तो पहले लेप्टोटीन आ जाएगा,
फिर आपका डिप्लोटीन आ जाएगा, फिर पैकेटीन, फिर डाइकाइनेसिस। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा आप देखिए जरा, इसको फिर से देखिए, इसका आंसर होगा BDAC। ठीक है, लेप्टोटीन, बी डी पैकेटीन, ठीक है, फिर आपका हो जाएगा BDAC, फिर आपका डिप्लोटीन हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा डाइकाइनेसिस। यही आपका सही आंसर है। ठीक है, पहले हो जाएगा बी लेप्टोटीन, फिर आपका आ जाएगा पैकेटीन, फिर आपका आ जाएगा डिप्लोटीन, फिर आपका आ जाएगा डाइकाइनेसिस। ठीक है, यही इसका सही सीक्वेंस है, ये इसका सही आंसर है। ओके, ये भी आप जब देखेंगे तो मेयोटिक फेज में तो आपको सीधे पता चल जाएगा। द शेप ऑफ द क्रोमोजोम कैन बी क्लियरली सीन। शेप ऑफ क्रोमोजोम किस में दिखता है? शेप ऑफ क्रोमोजोम आप किस में देखते हैं बताइए? किस स्टेज में सारे क्रोमोजोम्स का शेप पता चलता है क्लियर, कि ये कौन सा आई शेप का है, कौन सा वी शेप का है, कौन सा आपका जे शेप का है, ठीक है, कौन सा आपका किस शेप का है। तो ये आप जब देखेंगे, ठीक है, तो आपको पता चलेगा ये कौन सा फेज है। आप एक बार क्वेश्चन को देखिए फिर से। तो क्यों जब आप मेटाफेज में होते हैं, ठीक है, जब आप मेटाफेज को देखते हैं सेल में, जब मेटाफेज का प्रोसेस होता है सेल डिवीजन में, तो मेटाफेज में सारे क्रोमोजोम जो है मिडिल, ये हो गया आपका सेल, यहाँ पे मिडिल पे सारे क्रोमोजोम इकट्ठा होते हैं। ठीक है, तो मेटाफेज में आप क्रोमोजोम के सही शेप को देखते हैं। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इन मेटाफेज द शेप ऑफ क्रोमोजोम कैन बी क्लियरली सीन इन मेटाफेज स्टेज। मेटाफेज स्टेज। ये हो गया आपके सारे क्वेश्चंस आज के। फिर हम नेक्स्ट जब लेंगे क्वेश्चन का प्रैक्टिस का सेट, तो उसमें हम देखेंगे कि और सारे क्वेश्चन, ये आपके जितने भी रोटेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये आपके इस सेट में है। ठीक है, सेल डिवीजन के। बाकी आप थियरी देख के जब क्वेश्चन सेशन को देखेंगे तो आपका पूरा क्लियर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यही सारे क्वेश्चन जो है आपके टीजीटी और पीजीटी के पेपर में जो है सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, रोटेट कर करके। एक ही क्वेश्चन 4 बार रोटेट करके पूछा गया है, आपको कंफ्यूज किया गया है उसमें, तो अब मैंने सारे रोटेशन टाइप क्वेश्चन को करा लिया है यहाँ पे। ठीक है, बाकी नेक्स्ट सेट में जो भी बचा रहेगा वो मैं क्वेश्चन को करा लूंगी। बाकी आप सेल से रिलेटेड पिछला 2 सेट देख लीजिए। ठीक है, उसमें सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। बाकी कोई भी आपकी क्वेरी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में करिए, या फिर कोई आपका क्वेश्चन है तो वो भी करिए, मैं उसको सॉल्व कर लूंगी। ठीक है, और आपको आंसर मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगी। ठीक है, फिर थैंक यू, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और लेक्चर देखिए। जो नहीं समझ में आता है आप कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट करिए, मैं आपको उसका सॉल्यूशन दूंगी। ठीक है, और आप क्वेश्चन देखिए, आपको बुक पलटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बार बार इस वीडियोस को देखिए, आपका सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है। थैंक यू।